Now we are going to study about particle shape after determination of particle size. Knowledge of the shape and the surface area of a particle are desirable. The shape affects the flow and packing properties of a powder as well as having some influence on the surface area. पार्टिकल शेप क्यों डिटरमाइन कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल पाउडर्स के? क्योंकि पार्टिकल का जो शेप और सरफेस एरिया है वो एक डिजायरेबल प्रॉपर्टी है, क्योंकि अल्टीमेटली पार्टिकल का जो शेप है वो फ्लो प्रॉपर्टीज और पैकिंग प्रॉपर्टीज को, पैकिंग अरेंजमेंट को अफेक्ट करता है किसी भी पाउडर के। और फिर फाइनली जो पार्टिकल शेप है वो सरफेस एरिया को भी इन्फ्लुएंस करता है। सरफेस एरिया को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है? अगर हमने सेम वॉल्यूम के दो पार्टिकल्स लिए हैं, एक स्फेरिकल है और दूसरा एसिमेट्रिक पार्टिकल है, इरेगुलर साइज का पार्टिकल है, तो आप ये पहले भी देख चुके हो, पहले भी पढ़ चुके हो कि सबसे मिनिमम सरफेस एरिया किसका होता है? स्फीयर का होता है। ठीक है, सरफेस टेंशन में आपने पढ़ा था कि जो भी ड्रॉपलेट्स होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट होते हैं, जब उनको फॉल करिए तो वो स्फेरिकल फॉर्म में आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? सरफेस टेंशन रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि स्फेरिकल पार्टिकल का सरफेस एरिया सबसे कम होता है। सरफेस एरिया कम होगा तो सरफेस टेंशन भी कम होगा। ठीक, तो ऐसे ही यहाँ पे है कि कोई भी पार्टिकल अगर स्फेरिकल पार्टिकल है तो उसका सरफेस एरिया कम होगा, इरेगुलर पार्टिकल है, एसिमेट्रिक पार्टिकल है तो उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा। इट मींस कि पार्टिकल शेप चेंज होने से पार्टिकल का सरफेस एरिया चेंज होता है, और सरफेस एरिया का इफेक्ट आप पढ़ चुके हो कि सरफेस एरिया चेंज होने पे एड्सॉर्प्शन पे इफेक्ट पड़ता है, एब्सॉर्प्शन पे इफेक्ट पड़ता है, सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट पड़ता है ना, ड्रग की एक्टिविटी पे इफेक्ट पड़ता है। तो ये पार्टिकल शेप और सरफेस एरिया अल्टीमेटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ पाउडर को अफेक्ट करते हैं, इसीलिए हमें यहाँ पे पार्टिकल शेप को स्टडी करने की जरूरत पड़ रही है। द सरफेस एरिया पर यूनिट वेट or volume is an important characteristic of a powder when one is undertaking surface adsorption and dissolution rate studies. जब भी किसी पाउडर की सरफेस एड्सॉर्प्शन या डिसोल्यूशन रेट स्टडी करनी होती है, वहां पे पर यूनिट वेट या पर यूनिट वॉल्यूम जितना सरफेस एरिया है पाउडर का वो डिटरमाइन करना इंपॉर्टेंट है। सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगा और डिसोल्यूशन रेट भी ज्यादा होगी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया पार्टिकल का सॉल्वेंट के कांटेक्ट में होगा। It is possible to determine whether the shape of a particle is spherical or asymmetric. ये डिटरमाइन करना पॉसिबल है कि किसी भी पार्टिकल का शेप स्फेरिकल है या एसिमेट्रिक है। स्फीयर हैज मिनिमम सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम, जो मैंने अभी ऊपर आपको बताया था कि किसी भी स्फीयर का सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम सबसे मिनिमम होता है। These properties can be compared for spheres and asymmetric particles in order to decide the shapes. किसी भी पार्टिकल का शेप डिसाइड करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज दी गई हैं, जिनके बेसिस पे हम ये पता कर सकते हैं कि जो पार्टिकल है वो स्फेरिकल है या एसिमेट्रिक है। क्या प्रॉपर्टीज है वो? सरफेस एरिया और वॉल्यूम। स्फीयर के केस में सरफेस एरिया और वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता है। फॉर स्फीयर सरफेस एरिया इज पाई डी स्क्वायर। डी यहाँ पे रेडियस है, ठीक है, डायमीटर नहीं लिया है यहाँ पे, हमने रेडियस लिया है। पाई डी एस, एस से क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्योंकि सरफेस एरिया के बेसिस पे ये डायमीटर हमने एक्सप्रेस किया है। वॉल्यूम क्या होगा स्फीयर के केस में? पाई डी क्यूब बाय 6। अब यहाँ एक एसिमेट्रिक पार्टिकल है। एसिमेट्रिक पार्टिकल के केस में यहाँ पे पाई की जगह पे हमने अल्फा एस लिया है और यहाँ पे पाई बाय 6 की जगह पे अल्फा वी लिया है। व्हाट आर अल्फा एस एंड अल्फा वी? अल्फा एस इज सरफेस एरिया फैक्टर and alpha v is volume factor for asymmetric particle. क्या ये दोनों फैक्टर्स asymmetric particle के लिए, सरफेस एरिया और वॉल्यूम के लिए। अब अल्फा एस की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे इन दोनों के सरफेस एरिया बराबर है। स्फेरिकल, स्फीयर और एसिमेट्रिक पार्टिकल दोनों के केस में सरफेस एरिया इक्वल है, तो इनको इक्वल रखने पे अल्फा एस की वैल्यू क्या आ जाएगी? पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर पी। ठीक है, डी पी यहाँ पे रेडियस ऑफ पार्टिकल है और डी एस यहाँ पे रेडियस ऑफ स्फीयर है।
ठीक है, स्फीयर के रेडियस को ds से रिप्रेजेंट किया है, एसिमेट्रिक पार्टिकल के रेडियस को p से रिप्रेजेंट किया है। क्लियर। अब ऐसे ही वॉल्यूम भी इक्वल है, तो अल्फा v क्या आ जाएगा, वॉल्यूम फैक्टर क्या आ जाएगा, पाई डी एस क्यू डिवाइडेड बाय 6 डी पी क्यू। क्लियर। अब यहाँ पे अगर ds इज इक्वल टू dp है, मींस स्फेरिकल पार्टिकल का साइज, स्फेरिकल पार्टिकल का डायामीटर इस एसिमेट्रिक पार्टिकल के डायामीटर के बराबर है, उस केस में क्या होगा, अल्फा एस की वैल्यू पाई के इक्वल होगी और अल्फा वी की वैल्यू पाई बाय 6 के इक्वल होगी। ठीक, अल्फा एस विल बी इक्वल टू पाई दैट इज 3.124 एंड अल्फा वी विल इक्वल टू पाई बाय 6 दैट इज 0.524। ठीक, शेप फैक्टर इज रेशियो ऑफ सरफेस टू वॉल्यूम फैक्टर्स। अब यहाँ पे एक टर्म आता है शेप फैक्टर। शेप फैक्टर मतलब जिस फैक्टर की हेल्प से हम ये डिटरमाइन करते हैं कि जो पार्टिकल है, जो पाउडर के पार्टिकल्स हैं, वो एसिमेट्रिक है या स्फीयर है, वो शेप फैक्टर रेशियो होता है सरफेस और वॉल्यूम फैक्टर्स का। ये जो दोनों फैक्टर्स हमने यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं, सरफेस और वॉल्यूम फैक्टर्स, इनका रेशियो होता है शेप फैक्टर। तो अगर पार्टिकल स्फीयर है, इनके केस में अगर दोनों के डायामीटर्स इक्वल है, ठीक है, स्फेरिकल पार्टिकल और एसिमेट्रिक पार्टिकल दोनों के डायामीटर्स अगर इक्वल हैं, तो ये वैल्यूज होंगी दोनों शेप फैक्टर्स की। ठीक है, इनकी वैल्यू यहाँ रख देंगे, शेप फैक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ठीक है, द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू फॉर शेप फैक्टर इज 6 विच रिप्रेजेंट्स ए स्फीयर। मतलब कि ये जो वैल्यू है शेप फैक्टर की मिनिमम वैल्यू 6 है, इससे कम वैल्यू नहीं हो सकती है, इससे ज्यादा पॉसिबल है। ठीक है, और अगर 6 वैल्यू आ रही है शेप फैक्टर की, इट मींस दैट द पार्टिकल इज स्फेरिकल इन शेप। 6 से जैसे जैसे ये वैल्यू ज्यादा होगी, इफ शेप फैक्टर एक्सीड 6 द पार्टिकल इज कंसीडर्ड एज एसिमेट्रिक। जैसे जैसे 6 से वैल्यू ज्यादा होगी, वैसे ही पार्टिकल की एसिमेट्री इंक्रीज करती जाएगी, पार्टिकल उतना ही ज्यादा एसिमेट्रिक होता जाएगा। तो इस शेप फैक्टर की वैल्यू के बेसिस पे हम डिटरमाइन करते हैं कि पार्टिकल का शेप कैसा है, उसमें कितनी ज्यादा इरेगुलरिटी है। क्लियर। नाउ कम टू स्पेसिफिक सरफेस। व्हाट इज स्पेसिफिक सरफेस? दिस इज surface area of a powder can be calculated using particle size data obtained from any suitable method। कोई भी सुटेबल मेथड जिसकी हेल्प से पार्टिकल साइज हम डिटरमाइन करते हैं, उस पार्टिकल साइज की हेल्प से ही पाउडर का सरफेस एरिया भी कैलकुलेट किया जाता है। स्पेसिफिक सरफेस इज डिफाइंड एज द सरफेस एरिया पर यूनिट वेट और यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। किसी भी पाउडर के पर यूनिट वेट का जितना सरफेस एरिया होगा या पर यूनिट वॉल्यूम जितना सरफेस एरिया होता है, अगर मान लीजिए हमने पर यूनिट मतलब कि 1 ग्राम पाउडर का जितना सरफेस एरिया होगा, उसको उस पाउडर का स्पेसिफिक सरफेस एरिया बोलेंगे। 1 यूनिट वॉल्यूम का जितना सरफेस एरिया होगा, उस पाउडर का स्पेसिफिक सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम होगा। अगर पर यूनिट वेट सरफेस एरिया कैलकुलेट किया है तो उसको SW से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर पर यूनिट वॉल्यूम डिटरमाइन कर रहे हैं तो SV से डिटरमाइन करेंगे। सो SV इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स। नेक्स्ट SW इज सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय यूनिट वेट। इनको हमने और सिंप्लीफाई कर लिया है दोनों के फॉर्मूलाज को, सरफेस वेट और वॉल्यूम के फॉर्मूला को और एक्सटेंड करके। Next, surface area is an important parameter as the bioavailability of certain drugs is dependent on surface area. As Bifinium, that is anthelmintic, and Griseofulvin, if the surface area is less than specified, the absorption decreases. Surface area determine करना क्यों जरूरी है? क्योंकि सरफेस एरिया कई सारे पैरामीटर्स को अफेक्ट करता है, जैसे बायोअवेलेबिलिटी, एब्जॉर्प्शन। जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी दिया गया है कि ग्रेसियोफल्विन और बेफिनियम के केस में क्या होगा, इनका सरफेस एरिया जितना कम होगा स्पेसिफाइड वैल्यू से, उतना ही एब्जॉर्प्शन भी कम होगा। क्लियर? सो दैट्स इट अबाउट द पार्टिकल शेप एंड पार्टिकल सरफेस। नाउ come to the methods for determining surface area.
सरफेस एरिया डिटरमाइन करने के लिए दो मेथड स्टडी करना है हमें यहाँ पे. फर्स्ट वन इज एयर परमिएबिलिटी मेथड एंड सेकंड वन इज एडसॉर्प्शन मेथड. फॉर इन एयर परमिएबिलिटी मेथड द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इज फिशर सबसीव साइजर. फिशर सबसीव साइजर नाम का इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं एयर परमिएबिलिटी मेथड में सरफेस एरिया डिटरमाइन करने के लिए. द प्रिंसिपल इन्वॉल्व्ड इन दिस इंस्ट्रूमेंट इज the greater is the surface area per gram of powder, that is SW, the greater is the resistance to flow. Hence, for a given pressure drop across the plug, permeability is inversely proportional to specific surface. Measurement of the former provides a means of estimating this parameter. प्रिंसिपल क्या इन्वॉल्व हो रहा है कि किसी भी पाउडर के पर यूनिट ग्राम में पर यूनिट वेट का जो सरफेस एरिया है वो जितना ज्यादा होगा उस पाउडर के थ्रू एयर को फ्लो करने में उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस लगेगा. क्या एयर का फ्लो उतना ही कम होगा, एयर की परमिएबिलिटी उतनी ही कम होगी. क्या सरफेस एरिया ज्यादा अगर हो रहा है तो अगर मान लीजिए किसी कॉलम में पाउडर सैंपल को पैक करके रख दिया है, ठीक है, उसके थ्रू अगर एयर परमिएट किए जाए और पार्टिकल्स का सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा एयर उतनी ही डिफिकल्टी से पास होगी, फ्लो होगी, क्योंकि एयर के फ्लो में रेजिस्टेंस लग रहा है. सरफेस एरिया कम होगा, एयर उतने ही इजिली पास हो जाएगी. ठीक है. सो फॉर ए गिवन प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस द प्लग परमिएबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक सरफेस. मतलब क्या हो गया कि जो परमिएबिलिटी है, जो एयर परमिएट हो रही है प्लग के थ्रू, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्पेसिफिक सरफेस के. ये मेन प्रिंसिपल है इस इंस्ट्रूमेंट में. ठीक है. तो क्या करेंगे, परमिएबिलिटी को यहाँ पे जो प्रेशर ड्रॉप है इसको कैलकुलेट करके, इसको मेजर करके सरफेस एरिया कैलकुलेट करते हैं. नाउ कम टू द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ फिशर सबसीव साइजर. डायग्राम की हेल्प से इसको हम समझते हैं. यहाँ पे एक एयर पंप दिया गया है, इसमें एक एयर पंप बना हुआ है. इस एयर पंप के थ्रू क्या होता है, एक रेगुलेटेड प्रेशर पे एन एयर पंप जनरेट्स एयर प्रेशर टू ए कांस्टेंट हेड बाय मींस ऑफ द प्रेशर रेगुलेटर. एक प्रेशर रेगुलेटर के थ्रू एयर पंप एयर प्रेशर जनरेट करता है और एक कांस्टेंट प्रेशर पे ही एयर यहाँ से ड्राई होकर के, या ड्राइड एयर इस प्लग में, यहाँ पे जो कॉलम बनाया गया है उन पार्टिकल्स का, उस पाउडर का कॉलम है जिसका सरफेस एरिया डिटरमाइन करना है. एक पोरस प्लग है. ठीक है. यहाँ पे एयर पंप के थ्रू एयर यहाँ ड्राई होकर के इस कॉलम के थ्रू पास करेगी और इसके पास होने की वजह से इस डायरेक्शन से इधर की तरफ जब एयर परमिएट हो रही है, ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे एक प्रेशर ड्रॉप होगा. सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा इन पार्टिकल्स का, परमिएबिलिटी उतनी कम होगी, एयर उतनी यहाँ पे डिफिकल्टी से पास होगी. ठीक है. और एयर जैसे ही यहाँ पास होती है वैसे यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप होता है. ये जो प्रेशर है, दिस प्रेशर वेरीज विद पार्टिकल साइज. पार्टिकल साइज में जितना वेरिएशन होगा उतना ही इस प्रेशर ड्रॉप में वेरिएशन होगा. ठीक है. यहाँ पे ये प्रेशर इंक्रीज हो रहा है ना मैनोमीटर का, यहाँ पे ये वॉल्यूम ऊपर बढ़ रहा है. क्लियर. तो इस प्रेशर ड्रॉप की, इस प्रेशर चेंज को कैलकुलेट करके हम ये डिटरमाइन करते हैं कि यहाँ पे पार्टिकल का सरफेस एरिया कितना है. ठीक है. क्योंकि प्रिंसिपल में आपने देखा था कि परमिएबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ पार्टिकल्स. जितना कम परमिएबिलिटी होगी उतना ज्यादा प्रेशर डिफरेंस होगा और ये इसका सरफेस एरिया भी उतना ही ज्यादा हो गया. तो ये परमिएबिलिटी मेथड हो गया टू डिटरमाइन सरफेस एरिया ऑफ पाउडर्स. Now second method is adsorption method. Adsorption method में जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं that is called QuantaZorb. ठीक है. इसमें क्या प्रिंसिपल इन्वॉल्व होता है, the amount of a gas or liquid solute that is adsorbed onto the sample of powder to form a monolayer is a direct function of the surface area of the sample. किसी भी सैंपल के सरफेस पे जो गैस एड्सॉर्ब होती है, लिक्विड सॉल्यूट एड्सॉर्ब होता है, वो मोनोलेयर फॉर्म करता है सरफेस पे. और वो मोनोलेयर फॉर्म होने पे, जो मोनोलेयर फॉर्म हो रही है, वो डायरेक्ट मेजरमेंट होता है सरफेस एरिया का. मतलब सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा अमाउंट गैस की एड्सॉर्ब होगी.
Surface area is most commonly determined based on Brunner Emmett Taylor, that is BET theory of adsorption. BET equation की हेल्प से डायरेक्टली सरफेस एरिया कैलकुलेट करते हैं. The working principle is adsorption and desorption of nitrogen gas on the powder sample is measured with a thermal conductivity detector when a mixture of helium and nitrogen is passed through a cell containing the powder. वो सेल जिसमें पाउडर फिल किया गया है उसके थ्रू जब हीलियम और नाइट्रोजन गैस का मिक्सचर पास करते हैं तो एक कंडक्टिविटी डिटेक्टर होता है, थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर होता है जो नाइट्रोजन गैस के एब्जॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन को कैलकुलेट करता है, मेजर करता है, डिटेक्ट करता है. नाइट्रोजन इज द एड्सॉर्ब्ड गैस, हीलियम इज इनर्ट एंड इज नॉट एड्सॉर्ब्ड ऑन द पाउडर सरफेस. इसका मिक्सचर ले रहे हैं जिसमें नाइट्रोजन गैस वो गैस है जो एड्सॉर्ब होने वाली है, हीलियम इनर्ट गैस है, ये एड्सॉर्ब नहीं होगी. जो पाउडर सैंपल लिया है उसके सरफेस पे नाइट्रोजन गैस एड्सॉर्ब होगी और जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जितना वॉल्यूम नाइट्रोजन का एड्सॉर्ब हो रहा है उसके बेसिस पे हम ये डिटरमाइन करते हैं कि कितना सरफेस एरिया था. A bell-shaped curve is plotted on a strip chart recorder, the signal height being proportional to the rate of absorption or desorption of nitrogen and the area under the curve being proportional to the gas adsorbed on the particles. जब एक जो स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर पे जो ग्राफ मिलता है वो बेल शेप कर्व होता है और उसकी जो सिग्नल हाइट होगी, स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर में कर्व की जो सिग्नल हाइट होगी वो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. मतलब रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जितना ज्यादा हो रहा है सिग्नल की हाइट उतनी ही ज्यादा आएगी. मतलब ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं हाइट देख, सिग्नल की हाइट देख करके कि सरफेस एरिया कितना ज्यादा है. ओके, एंड द एरिया अंडर द कर्व, जो बेल शेप्ड कर्व बन रहा है उसका जो एरिया अंडर कर्व है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है द गैस एड्सॉर्ब ऑन द पार्टिकल, जितनी गैस पार्टिकल्स के सरफेस पे एड्सॉर्ब हो रही है. और इन दोनों मेथड की हेल्प से हम सरफेस एरिया डिटरमाइन कर सकते हैं. थैंक यू.